Question number 21. A force F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of the particle and A is the constant vector in horizontal direction. देखो, एक पार्टिकल है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके साथ साथ क्या लग रहा है? एक और फोर्स है विच इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो इस लाइन का यहां से लेके यहां तक यही मतलब है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटी लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है? एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस ए। नेक्स्ट पार्ट, with what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continues to move undeflected with constant velocity। हम लोग चाहते हैं कि ये अनडिफ्लेक्टेड मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसी लाइन का मतलब समझते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका मतलब। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, this implies acceleration is equal to zero, okay, and this implies net force is equal to zero। मतलब इसे अनडिफ्लेक्टेड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना है तो नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए। अब देखो, इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप विजुअलाइज नहीं करो। ओके, बिना विजुअलाइजेशन के करोगे तो ये काफी आसान होगा। ओके, मैं समझाता हूँ क्यों। एक पार्टिकल है, उस पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है F विच इज इक्वल टू V क्रॉस A, और दूसरा फोर्स क्या है? इसको मैं F1 लिख दूं क्या? ऐसा चलेगा? ये एक फोर्स लग रहा है, और दूसरा फोर्स मैं क्या बोल सकता हूँ? दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है क्या? mg। वेक्टर में लिखना है तो ऐसे g वेक्टर लिख दो, g इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यदि मैं यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन नहीं करूँ तो मैं बड़े सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ कि सर देखो, दो फोर्सेज हैं और दोनों का सम जीरो होना है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। करेक्ट? तो सम ऑफ F1 एंड F2 इज जीरो। क्यों जीरो है बच्चों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। करेक्ट? मैं यहाँ लिख दूं क्या ऐसे अलग से? देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, और ये जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ F1 एंड F2 इज जीरो। दिस इंप्लाइज, अब दो फोर्सेज हैं, अब आप खुद सोचो ये जीरो कब हो सकते हैं? मान लो एक मैं दे दूं, एक बोल दूं ऐसा 10 न्यूटन है, तो दूसरा आप बोलोगे कि सर वो भी 10 ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो सम ऑफ F1 एंड F2 इज जीरो। दिस इंप्लाइज F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। करेक्ट? इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब यदि mg इधर लग रहा है, mg को मैंने क्या F2 से रिप्रेजेंट किया था? यस। तो नेट फोर्स जीरो तभी पॉसिबल है दोस्तों जब F1 ऊपर लगे। पहला तो यही कंडीशन है, और दूसरा क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। देयरफॉर मॉड ऑफ F1 मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ F2। करेक्ट? दिस इंप्लाइज F1 कितना हो जाएगा? V क्रॉस A
and this is mg। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा, तो v क्रॉस ए क्या हो जाएगा? वी ए साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दिस वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस ए वेक्टर। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड ए वेक्टर। करेक्ट। तो यहां से v कितना आ जाएगा? क्या आपने से क्वेश्चन में v ही पूछा है? यस। तो v इज इक्वल टू एम जी अपॉन ए साइन थीटा। लेकिन आप थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मिनिमम वेलोसिटी पूछा है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल? तो देखो, मुझे पता है कि ए वेक्टर किधर है। करेक्ट। इफ दिस इज ए वेक्टर तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेलोसिटी वेक्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर ए वी के अलोंग कर रखूँ, कि वेलोसिटी वेक्टर को इसके साथ किसी एंगल पे रखूँ, या ऐसे रखूँ, या ऐसे या ऐसे या ऐसे। ओके। वेलोसिटी वेक्टर भी हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली रखते हैं। ओके। लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ भी अलग अलग एंगल बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ओके। जैसे मान लो, अगर जो मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊं, तो मान लो ये स्क्रीन ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, ये स्क्रीन ही क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वेक्टर ए इस तरफ होगा, दिस इज वेक्टर ए। अच्छा, mg किधर होगा? mg होगा नीचे की तरफ। और आप वेलोसिटी को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, v को आप ऐसे, ये एंगल थीटा को आप कंट्रोल कर सकते हो। v क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा ये आ जाएगा ऊपर की तरफ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ mg वेक्टर। सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, v क्रॉस ए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से दिखाया था, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ पे फोकस करो, मैं बाकी समझा देता हूँ आपको। तो v क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा ना, ये क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन। वैसे मैंने मैथमेटिकल टूल्स में ये पढ़ाया था। ओके। तो v क्रॉस ए बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड a, तो राइट हैंड कर्ल रूल यूज करोगे तो ये आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा। mg क्या है? mg आ जाएगा इनसाइड द प्लेन। स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन ही हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो कुल मिला के बात यह है कि एंगल थीटा हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेलोसिटी और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं थीटा की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा कि v मिनिमम से मेरा काम बन जाए। सो व्हेन, मैं क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू mg बाई ए साइन थीटा। सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज 1, दिस इंप्लाइज v इज मिनिमम, क्योंकि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। देयरफॉर मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना? mg अपॉन ए। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सिंपल एटोड मशीन, two unequal masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley। ओके। देखो, ये जो सिंपल पुली आप देखते हो ना, इसी को एटोड मशीन बोलते हैं। करेक्ट। एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, दूसरा ब्लॉक आता है नीचे। करेक्ट। इन अ टिपिकल अरेंजमेंट, masses m1 is equal to 300 gram, m2 is equal to 600 gram। okay, so masses are given, the system is released from rest। इस सिस्टम को क्या किया हमने? रेस्ट से रिलीज किया। फर्स्ट पार्ट,
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। जो पहला ब्लॉक है ये पहले 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस चलेगा। सेकेंड पार्ट, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। एंड थर्ड इज फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली, जो क्लैंप है वो पुली पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखो यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करें और दूसरा है इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है। ओके, सबसे पहले तो मासेस हमें लिख लेना चाहिए। ओके, m1 कितना है, m1 इज इक्वल टू 0.3 kg, m2 इज इक्वल टू 0.6 kg। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है अपने को, बताना है कि पहले 2 सेकंड में जब आप रिलीज करोगे तो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पे क्लैंप, दिस इज द क्लैंप, क्लैंप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत, दिस इज द क्लैंप। ओके, यहाँ से दिस इज ब्लॉक m1, यहाँ से दिस इज ब्लॉक m2। m1 और m2 आ गए, मैं से एक मिनट, these आर द टू ब्लॉक्स, ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये रहे बच्चों अपने ये दोनों ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, इनका एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन का ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता भी होना चाहिए। ओके, याद हो जाना चाहिए, रट के नहीं, इतने हमें क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए कि ये पता ही हो कि दिस इज m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। फिर भी आप चाहो तो सॉल्व कर लो, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ऊपर में इसका एक्सेलरेशन होगा a और इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ a। चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज m1, दिस इज m2। ओके, यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ m1g, m1g कितना हो जाएगा 0.3g। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। देखो यहाँ पे यदि टेंशन T है, यहाँ पे यदि टेंशन T है, यहाँ पे यदि टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा 2T के इक्वल। ओके, इस पे नीचे कितना लगेगा 0.6g। ऊपर कितना फोर्स लगेगा, टेंशन T। ओके, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a। पहले ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे, t माइनस 0.3g, मैं f इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ। ओके, f इज इक्वल टू एम ए मैं एक बार बता देता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करके यहाँ पे f इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं। तो टेंशन इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो फिर से मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, मतलब ये टेंशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो इस बात का ध्यान रखना। तो t माइनस 0.6g इज इक्वल टू 0.6 इंटू क्या लिखेंगे, माइनस a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट, अब हमें क्या करना है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। ओके, और साथ में टेंशन भी निकाल लेना। ओके, तो आप 1 में से 2 को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 0.3g और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0.9a। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3। a की वैल्यू g/3 रख के टेंशन निकाल लो। ओके, तो टेंशन इज इक्वल टू 0.3 a प्लस
जी। तो दिस इज 0.3, ए की वैल्यू है g/3, पूरा लिख दूं क्या, g/3 प्लस जी। तो टेंशन कितना आ जाएगा, 0.3 इंटू 4g/3। तो टेंशन कितना आ गया, 4g/10 हो जाएगा। तो टेंशन इज 2g/5। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं, सब कुछ सही लग रहा है। 4g/3, 3/10 सही है। ओके, चलो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ए पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, जी बाई, यहाँ पे लिख दो क्या, एक्सेलरेशन क्या है, g/3। ओके, टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी वाला टर्म इज 0, हाफ g/3 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2g/3, करेक्ट। तो ये कैलकुलेट करके आप g की वैल्यू रख लो 9.8, तो g इंटू 9.8/3 मीटर। ओके, और ये आ रहा है कैलकुलेट करके कितना, दिस इज इक्वल टू 6.533। अप्रोक्सीमेट करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 6.5 मीटर्स। ओके, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, नहीं कहाँ गया, किया था ना, यस, 2g/5। so this is 2 into 9.8/5 न्यूटन। ओके, तो ये आ रहा है कैलकुलेट करके 3.92 न्यूटन। ओके, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.9 न्यूटन। ओके, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, सी पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो देखो, ये जो क्लैंप है ये कितना फोर्स लगाएगा, तो ऐसे देखो, यहाँ है टेंशन टी, यहाँ है टेंशन टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2t। तो क्लैंप पुली पे कितना फोर्स लगाएगा, 2t के इक्वल। आप चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, देखो ये, दिस इज सी पार्ट, दिस इज द पुली। ओके, तो पुली पे एक टेंशन ऐसा लग रहा है, एक टेंशन ऐसा लग रहा है, पुली फिर भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां से कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू 2t। देयरफॉर फोर्स बाय क्लैंप ऑन द पुली इज इक्वल टू 2t। कितना हो जाएगा, 3.9 का डबल, दिस इज 7.8 न्यूटन। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर कंसीडर द एटूड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो पिछले प्रॉब्लम में ये जो एटूड मशीन है उसे हमें ध्यान से देखना है। ओके, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर 2 seconds आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। देखो, जब ये मोशन शुरू हुआ उसके 2 सेकंड बाद हमने क्या किया, एक मोमेंट के लिए M2 को रोक दिया, मतलब परमानेंट नहीं रोका। ओके, एक मोमेंट के लिए रोक दिया। पर देख रहे हो, स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट मतलब 2 सेकंड पे रोका और फिर तुरंत क्या किया,
रिलीज कर दिया। एंड आफ्टर द सिस्टम, ओके ठीक है, फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। ओके, तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ होगा क्या। पहले ये पुली ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, दोनों कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे। फिर क्या करोगे आप, इसको रोक दोगे और फिर रिलीज कर दोगे। रोक दिया मतलब इसकी वेलोसिटी हमने क्या कर दी, उस इंस्टेंट पे जीरो कर दी और फिर उसको हमने रिलीज कर दिया। इस लाइन का यही मतलब है, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। बस आपने इसको क्या कर दिया, रोक दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहला मान लो एक बॉल को मैंने यहां से रिलीज किया, इस बॉल को रिलीज किया टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, करेक्ट। तो टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे जब ये बॉल का फ्री फॉल हो रहा है, तो ये टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे क्या करेगा, ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, जी टी के इक्वल, दैट इज 19.8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या कर लूं, इसको एक मोमेंट के लिए स्टॉप कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, एक मोमेंट के लिए स्टॉप कर दूं। ओके, ये आप लिख लेना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने एक बॉल को रेस्ट से रिलीज किया। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसको टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे इसने कुछ वेलोसिटी गेन की और मैंने इसको फिर रोक दिया, करेक्ट। तो होगा क्या बेसिकली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। ओके, पार्टिकल को हमने क्या किया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, कब, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। ओके, and it is stopped for a moment at t equals to 2 seconds। तो देखो दिखेगा कैसा मोशन, ये देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट से रिलीज किया, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, 2 सेकेंड पे आते ही हमने इसे रोक दिया। और इसका मतलब ये टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे फिर से अब रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। मतलब ये जो वेलोसिटी थी इसकी मैंने क्या कर दी, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे 0 कर दी। जस्ट 2 सेकेंड से पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, जस्ट बिफोर 2 सेकेंड्स, लेकिन 2 सेकेंड्स पे मैंने इसको रोक दिया, इसकी वेलोसिटी क्या कर दी, 0 कर दी। अब जस्ट 2 सेकेंड पहले कैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, चलो ऐसे दिखा देता हूँ। चलो ऐसे दिखा देता हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि वहीं पे है ये पार्टिकल, बस इसकी वेलोसिटी मैंने कर दी 0। या फिर आप ऐसे समझो, टाइम टी लेस देन 2 सेकेंड्स, ऐसा कोई सिंबल पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ये मैं दिखा रहा हूँ कि बस 2 सेकेंड से जस्ट पहले, 2 सेकेंड से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 19.8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको दूसरे पाथ पे यहाँ दिखाता हूँ, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे क्या हो जाएगा, या टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ओके, और अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। अब ये दोबारा यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा, वही पाथ होगा, पाथ तो वही स्ट्रेट लाइन होगा, मैं बस ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। करेक्ट, लॉजिक समझ में आ गया। तो क्या हुआ, ये बॉल है, नीचे आया, कुछ वेलोसिटी गेन किया, इसको एक इंस्टेंट पे हमने रोक दिया और फिर रिलीज कर दिया, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया। तो ऐसा ही कुछ कुछ सिचुएशन, देखो होगा क्या, ये जो M2 है ना ये आएगा नीचे, 2 सेकेंड बाद ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, उसकी वेलोसिटी को हम लोग कर देंगे 0। ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फाइंड द टाइम elapsed
बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन, स्ट्रिंग दोबारा टाइट कब होगा। ओके, तो इस कंसेप्ट को समझो। जैसे अगर जो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको दिखाऊं, तो सपोज दिस इज ब्लॉक 1, इसको ए बोल दो, एंड दिस इज ब्लॉक 2, दिस इज ब्लॉक बी। इस ब्लॉक की वेलोसिटी यदि मैं v दे दूं और इसका एक्सेलरेशन मैं a दे दूं, इसकी वेलोसिटी मैं v दे दूं और इसका एक्सेलरेशन मैं क्या दे दूं, a, तो क्या ये स्ट्रिंग हमेशा टॉट रहेगा, हमेशा टाइट रहेगा। यस, क्यों? क्योंकि जितना आगे b जाएगा उतना ही आगे a जाएगा, और इनके बीच का सेपरेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम। लॉजिक समझ में आ रहा है? इनके बीच का सेपरेशन हमेशा सेम रहेगा, तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय a, distance moved by A and B is same. This implies string is always tight. करेक्ट। लेकिन आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ पे काइनेमेटिक्स का यूज होगा। जब मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर चेज प्रॉब्लम्स। ओके, तो सपोज दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। अगर जो मैं इसकी वेलोसिटी दे दूं 0 और इसकी वेलोसिटी दे दूं v, तो क्या होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये चल रहा है। ब्लॉक ए चल रहा है और ब्लॉक बी रुका हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। यस, सिंपल केस है, करेक्ट। लेकिन साथ में मैं ये बोल दूं कि इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a और इसका एक्सेलरेशन 0 है, कुछ नहीं दिया मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है, करेक्ट। आप चाहो तो अलग से लिख लेना, इसकी वेलोसिटी 0 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 2, केस 2 लेके मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, देखो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ओके, और ये फास्ट फास्ट बी के पास जा रहा है, तो स्ट्रिंग शुरू में लूज हो जाएगी, करेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शुरू में देखो, शुरू में क्या होगा, ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है, तो ए ज्यादा चलेगा, बी कम चलेगा, और इस चक्कर में क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगी लूज। ओके, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये लूज हो जाएगी। क्योंकि जितना ए ने चला बी उतना नहीं चल पाया। ओके, फिर क्या होगा, क्या अब लेकिन जो बी है इसकी वेलोसिटी अब बढ़नी भी चालू होगी साथ साथ में, बोलो। यस, v1 इंक्रीज भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? v1 क्या होगा, इंक्रीज भी होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बी है ये ए से ज्यादा तेज भागने लगेगा, मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन कम हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि सेपरेशन अब बढ़ने लगेगा और स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल हो जाएगा एक टाइम बाद। और उस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रिंग दोबारा अपने क्या करेगा, स्ट्रिंग उस इंस्टेंट पे दोबारा अपने जो लेंथ था या फिर स्ट्रिंग दोबारा टाइट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ सिचुएशन ऐसे, देखो ये लॉजिक समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में क्या होगा, ए तेजी से भाग रहा है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बच्चों को परेशानी होती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। ए क्या कर रहा है, बताओ, तेजी से भाग रहा है बी के पास, बी की तो वेलोसिटी 0 है, इसके पास एक्सेलरेशन है, करेक्ट। तो इससे क्या होगा बताओ मुझे, इससे मैं बोल सकता हूं कि सेपरेशन हो जाएगा कम,
करेक्ट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा। लेकिन बी के पास एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, बी की वेलोसिटी बढ़ेगी और कुछ देर बाद बी की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन कम हुआ है अब वो बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते वापस से सेपरेशन वही वैल्यू अचीव कर लेगा और स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, फिर से टाइट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो स्ट्रिंग टाइट कब होगा? तो स्ट्रिंग टाइट तब होगा जब जो सेपरेशन शुरू में था वही सेपरेशन बाद में हो जाए, यही तो टाइट होने की कंडीशन होगी। तो यही हमें अप्लाई करना है मैथमेटिकली। अच्छा, सेपरेशन जो शुरू में था वही सेपरेशन बाद में हो जाए, इसका मतलब जितना ए चला उतना ही बी भी चल दिया, तभी तो सेपरेशन सेम हो जाएगा। यस, तो ये है कंडीशन। जो जो मैंने बताया आप खुद से चाहो तो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग will be tight again, will be tight again when separation between when separation between A and B becomes same again। अच्छा, ये सेपरेशन कम क्यों हुआ था? क्योंकि ए ने ज्यादा चला, बी ने कम चला। दिस इंप्लाइज, मतलब इस इंस्टेंट पे दोनों का डिस्टेंस चलना सेम हो जाएगा, मतलब जितना ए चला होगा उतना ही बी चलेगा, तभी जाके दोबारा से इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दिस इंप्लाइज एट दिस इंस्टेंट जितना डिस्टेंस ए चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इज सेम। तो यही दो छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को आते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आते हैं, तो मैंने एकदम पूरा हर चीज आपको एक एक करके बता दी। यही दो कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ओके, अब आ जाओ प्रॉब्लम पे। तो ये है ब्लॉक जिसका मास कितना है, m1, और ये है ब्लॉक जिसका मास कितना है, m2। ओके, ये समझ में आ रहा है? डायग्राम बड़ा करना पड़ेगा क्या? ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m1। ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने बस ऐसे रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है। तो इनका एक्सेलरेशन क्या था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन था g/3, करेक्ट। यही कैलकुलेट किया था हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कि जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना हो जाएगा, g/3। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, एक्सेलरेशन इज g/3। तो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, करेक्ट। वेलोसिटी कितना है, u प्लस ए टी के इक्वल, तो 0 + g/3 इंटू 2। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 2g/3। तो टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे यदि मैं ड्रॉ करूं, दिस इज एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स से जस्ट पहले, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2g/3, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी नीचे की तरफ, 2g/3।
ओके, अब हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी कर दी हमने 0। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 के इक्वल। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, m2 is stopped for a moment and released। करेक्ट। तो देखो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी क्या है मुझे ये बताओ, 2g/3 और इसकी वेलोसिटी 0, तो क्या ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, यस। देयरफॉर आप लिख लोगे ना कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। ओके, सो देयरफॉर द स्ट्रिंग becomes loose ओके, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के बाद लूज हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद दोबारा टाइट होगा। तो आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स देखो होगा क्या, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे यदि मैं अब सब कुछ आपको दोबारा से लिख के दिखाऊं, मतलब जस्ट रोकने के बाद, तो रोकने के बाद देखो, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m1, करेक्ट। इसकी वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली और भी कुछ लिखना था, चलो मैं लिख देता हूँ। इसकी वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ 2g/3। अच्छा, अब जो स्ट्रिंग है वो क्या हो गया, लूज हो गया है, और स्ट्रिंग लूज हो गया मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0, मतलब स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। दिस इंप्लाइज टेंशन इन स्ट्रिंग इज 0, टेंशन इन स्ट्रिंग इज 0। स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, टेंशन जो है ये 0 के इक्वल हो गया। अच्छा, टेंशन 0 के इक्वल हो गया मतलब ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स इज mg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन ब्लॉक्स आर mg। mg मतलब एक पे लगेगा m1g और दूसरे पे क्या लगेगा, m2g। आर, मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल लिख दूं, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑफ ईच ब्लॉक इज g। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, g के इक्वल। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे की तरफ, कितना, g। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m2, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g और इसका वेलोसिटी है 0। तो स्ट्रिंग अभी है लूज, दोबारा टाइट कब होगी, दोबारा ये टाइट तब होगी जब जितना डिस्टेंस ये चले उतना ही डिस्टेंस ये नीचे आ जाए, करेक्ट। तो मान लो कि अब इसके बाद t टाइम तक का मोशन देख रहे हैं हम लोग। ओके, ये तो टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे जो होना था हो गया। अब हम लोग घड़ी को दोबारा रीसेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। अब वो किसको रेफरेंस लेना है, जब हमने रोका था उसके बाद और कितना टाइम लगा। क्वेश्चन में उतना क्लियरली नहीं बोला है कि इस इवेंट के बाद कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के ये एक रफ आइडिया लगा सकते हो। ओके, तो फॉर m1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा अब हमारे लिए, 2g/3, एक्सेलरेशन क्या है -g, और टाइम t इक्वल्स टू t।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दूं, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ut प्लस दिस इज 2g/3t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या यही डिस्टेंस चलेगा ये, यस, देयरफॉर ये कितना ऊपर गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऊपर की तरफ गया ये। फॉर m2 के लिए, m2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है -g और टाइम है t। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख दूं मैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्या सिग्निफाई करता है, माइनस सिग्निफाई करता है कि ये नीचे गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। स्ट्रिंग दोबारा कब टाइट होगा, जब दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग विल बी टाइट अगेन व्हेन, अभी ये ऊपर जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था, ओके, स्ट्रिंग विल बी टाइट अगेन when distance traveled by both the blocks traveled by both blocks is same, ओके। तो m1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2g/3 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। m2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नीचे की तरफ, हाफ जी टी स्क्वायर, ये होना चाहिए सेम। दिस इंप्लाइज 2g/t हाफ जी टी स्क्वायर, और ये भी राइट साइड में जाएगा तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। जी से जी कैंसल हुआ, तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड्स, ओके। एक्चुअली इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे, टाइम टी इक्वल्स टू 0 और टाइम टी इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड्स। 0 मतलब टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे भी टाइट था, और 2/3 सेकेंड्स पे ये दोबारा टाइट हो जाएगा, ओके। बीच में क्या होगा, बीच में इस टाइम इंटरवल के बीच में ना ये m1 ज्यादा तेजी से भाग रहा था। इसी को आप इमेजिन करना है ना, तो फ्लैट स्ट्रिंग करके देखो, इमेजिन कर लो कि ये थोड़ी देर के लिए फ्लैट है, तो m1 ज्यादा तेजी से भाग रहा था, तो स्ट्रिंग उस मोमेंट में लूज हो जाएगा, उस बीच वाले टाइम इंटरवल में, ओके। और बाद में क्या होगा, m2 भी अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, रफ्तार बढ़ाएगा, फिर वो m1 से ज्यादा भागने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेपरेशन पहले था वही सेपरेशन बाद में हो जाएगा। सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, ये वाला, इस टाइप का सेपरेशन बोल रहा हूँ, ऐसा, ओके। जब लूज होंगे ना तो ये वाला कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट नहीं है ना, तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको ये जो दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे ना, ये वाला बेसिकली एक ही कंसेप्ट है, ये पता चल जाए कि मैथमेटिकली स्ट्रिंग टाइट दोबारा होगा, इस चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। तो इस चीज को मैथमेटिकली हमें किस प्रकार से लिखना था, कि दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगे जब, तो डिस्टेंस दोबारा से वापस टाइट हो जाएगा, ओके।